नमस्कार आप सभी को स्टडी आईक्यू के ऑप्शनल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल की इस पर्टिकुलर सीरीज में इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन अ टॉपिक व्हाट डिटरमाइंस फर्टिलिटी। नाउ जनरली जब हम इस फर्टिलिटी टर्म को बोलते हैं तो एक रैंडम इंडिविजुअल या एक जनरल ऑडियंस अगर इस वीडियो को देखे तो उसके लिए जो ये टर्म है वो प्रोबेबली एक इमेज को निकालेगा, बताएगा, जो कि आप टीवी सीरियल्स में या मूवीज़ में सुनते हो। फर्टिलिटी को डायरेक्टली इक्वेट किया जाता है पोटेंसी के साथ, कैपेबिलिटी के साथ, ठीक है, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल के साथ में। लेकिन जब आप एकेडमिक्स में या डेमोग्राफिक एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में इस टर्म को सुनते हो तो फर्टिलिटी को हम मेज़र करते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइव बर्थ, ठीक है, लाइव बर्थ के टर्म्स में या नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग के टर्म में आप कैलकुलेट करते हो। और जो इमेज आपने फर्टिलिटी के अपने दिमाग में बना करके रखी है वो बेसिकली एक और टर्म से डिनोट की जाती है जिसको हम कहते हैं फेकेंडिटी, जिसको आप बेसिकली कैलकुलेट करते हो इन टर्म्स ऑफ वायबल गैमीट्स, ठीक है ना। तो आज हम फर्टिलिटी की बात कर रहे हैं, ना कि फेकेंडिटी की। अगर आपको इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है दोनों शब्द के बीच में या इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम ट्राई करेंगे कि अगले लेक्चर में हम इसके ऊपर एक डिस्कशन लेके आएँ, ठीक है ना, क्लैरिटी आपको लाने की कोशिश करें जिन्हें नहीं पता है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मोस्टली लोगों को पता होगा। चलिए, अब फर्टिलिटी को बहुत सारे वे में यहाँ पर देखा गया है, चाहे हम इंडियन पॉपुलेशन इन जनरल की बात करें या फिर अपार्ट फ्रॉम इंडियन पॉपुलेशन, व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्राइबल्स इन इंडिया, द इंडिजिनस पॉपुलेशन in India, lot number of times there are various factors which has resulted into the depletion of fertility over a period of time, and that is the reason why there is a scholar named UN Debar। एक स्कॉलर हैं जिनका नाम है UN देबर या देभर भी कई लोग इनको कहते हैं। इन्होंने 60s के एंड में ऑब्जर्व किया कि लाइक आफ्टर द इंडिपेंडेंस 47 से 60s के एंड का आप समय लोगे यहाँ पर लगभग ये जो 20 साल के से ज़्यादा का समय रहा है, इसमें कई सारे प्रोएक्टिव मेजर्स, वेलफेयर स्कीम्स, प्रोग्राम्स, अच्छा खासा जो बजट है, स्कीम्स, पॉलिसीज़ को ला करके ट्राइबल वेलफेयर की कोशिश की गई। लेकिन ट्राइबल्स एक तरफ कुछ ऐसी ट्राइब्स थी जिनका नंबर काफ़ी अच्छे तरीके से इंक्रीज़ कर रहा था, उनके जो सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन थे वो आपको इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहे थे, ठीक है। तो बायोलॉजिकली, सोशियो कल्चरली कुछ ट्राइब थे जो बेटर कर रही थी, नंबर इंक्रीज हो रहे थे। ऐसी ट्राइब्स को रखा गया इन अ कैटेगरी कॉल्ड एज प्रोलिफरेटिंग ट्राइब्स, proliferating tribes, whereas there were certain groups जहां पर नंबर बढ़ने की जगह, डिस्पाइट ऑल द मेजर्स, सारी चीज़ें आप कर रहे हो अपनी तरफ से, कोशिश किया आपने, लेकिन उसके बावजूद देर आर सर्टेन ट्राइब जिनका नंबर जो है वो क्या हुआ, या तो अनचेंज था, जैसे का तैसा था, कम का कम ही था, और या तो वहां पर कुछ केसेस में डिक्रीज भी हो रहा था। तो यूएन देवर साहब ने इस थीम को कहा और ऐसी ट्राइब्स को, ऐसे ग्रुप्स को कहा डीपॉपुलेटिंग ट्राइब या डीपॉपुलेटिंग ग्रुप्स, जिनका नंबर या तो स्टैग्नेंसी दिखा रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बाकी लोग बढ़ रहे हैं, वो जस का तस वहाँ पर बना हुआ है, या फिर वो उसके अंदर में भी आपको एक डिक्रीज देखने को मिल रहा है, यानी कि फर्टिलिटी का ड्रॉप देखने को मिला। और इसी के बेसिस पे आपको 71 के अंदर में जो आइडिया है ऑफ द पीटीजीज ओरिजिनली, जिसको आप आज की डेट में पीवीटीजी कहते हो, ये इमर्ज होते हुए आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। 71 73 के अंदर में आइडियाज़ आते हैं और लिस्ट के अंदर में शुरुआती लिस्ट जो होती है इन द अर्ली 70s आपकी आती है, जहाँ पर एटलीस्ट 52 ग्रुप्स, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, हाँ शायद 52 ग्रुप्स को वहाँ पर रखा जाता है। बाद में 90s के अर्ली डेकेड्स में अराउंड 92 93 सेकेंड लिस्ट आती है जहाँ पर 23 ग्रुप को और डाला जाता है, तो टोटल 75 की लिस्ट बन जाती है भारत में। और 2006 के आसपास में पीटीजी नाम को भी बदल दिया जाता है, उसको पीवीटीजी कर दिया जाता है, फ्रॉम प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप टू द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो ऐसे आइडिया चाहे हम ट्राइबल के लेवल पे देखें या फिर हम एक जनरल पॉपुलेशन के लेवल पर अगर हम देखें तो ये फर्टिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट डायमेंशन के तौर पर एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। जो फर्टिलिटी है वो पॉपुलेशन के एक डिटर्मिनेंट के रूप में यहाँ पर रिजल्ट करती हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो फर्टिलिटी को डिटरमाइन करनी, ये जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप जान सको कि पॉपुलेशन में चेंजेस कैसे आ रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, चाहे बढ़ रही हो पॉपुलेशन या तो घट रही हो। तो देखिए, कुछ स्टडीज़ हैं, उन्होंने देखा बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के संदर्भ में अगर हम देखें या डेमोग्राफिक एंथ्रोपोलॉजी के समय संदर्भ में देखें तो एम त्रिपाठी जैसे कुछ स्कॉलर्स हैं, शॉर्ट में एमटी लिख रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अर्बनाइजेशन एज अ फिनोमेना, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एज अ फिनोमेना, जहाँ पर वेस्टर्न एजुकेशन, बेटर या इंक्रीज्ड इनकम, गुड अपॉर्चुनिटीज़, लिविंग कंडीशन, लाइफस्टाइल के अंदर में बेटरमेंट, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो है न्यूट्रिशनल स्टेटस के अंदर में जो इंप्रूवमेंट हुई है, ठीक है ना, बेटर लेवल ऑफ प्रोटीन एंड अदर
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब जो इम्प्रूव हुआ है डाइटरी इनटेक में, जिसका दो वजह हैं। एक तो अर्बनाइजेशन जैसे फिनोमेना की वजह से जो जागरूकता आई, जो शिक्षा आई, उसने प्रमोट किया बेटर फूड, बेटर डाइट, इन सब की नॉलेज को। एक तो नॉलेज होना ज़रूरी है, और नॉलेज हो के भी क्या करेगा अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है उस चीज़ को मैनेज करने के, तो पैसे भी आपके पास होने चाहिए, ठीक है ना। तो अर्बनाइजेशन ने जहाँ पर लोगों को खींचा, किस लिए खींचा? बेटर इनकम थी, बेटर अपॉर्चुनिटी थी, बेटर लाइफस्टाइल थी, तो ये दोनों चीज़ वहाँ पर बनी। तो इन स्कॉलर्स ने कहा कि जब हम स्टडी करते हैं, क्रॉस कल्चरल स्टेट स्टडीज़ करते हैं, इंडिया में अलग अलग स्टेट्स को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जहाँ पर अर्बनाइजेशन रैपिडली हुआ है, अच्छा खासा अर्बनाइज्ड स्टेट्स आप देखोगे, टेरिटरीज आप देखोगे, वहाँ पर जो एज एट मेनार्क है वो आपको लो होते हुए देखने को मिला है। एज एट मेनार्क क्या है? जब आपका बेसिकली जब मेंसेस जिसको आप कहते हो, ठीक है, या मेंस्ट्रुएशन आप कहते हो, मेंस्ट्रुएशन जब स्टार्ट होता है फीमेल्स के बीच में, ऑलराइट, तो ऑनसेट जो होता है मेंस्ट्रुएशन का, उसको आप बेसिकली मेनार्क कहते हो। सीजेशन जो है उसको आप मेनोपॉज कहते हो। तो इन्होंने देखा कि जो अर्बन एरियाज थे, हाईली अर्बनाइज एरिया थे, दिल्ली वगैरह की स्टडी की और जगहों की कुछ स्टडी की, वहाँ पर देखने को मिला कि ये जो टाइम पीरियड है ये लगभग 11.78 के आसपास है, ठीक है, मतलब 11 के अंदर है, 11 से 12 के बीच में है अर्बनाइज सेंटर्स के अंदर में। जब इन्होंने इसको कंपेयर किया विद नॉन अर्बनाइज सेंटर, तो जितना ज़्यादा वहाँ पर ये अर्बनाइजेशन कम दिखे, एजुकेशन अवेयरनेस कम दिखे, न्यूट्रिशनल स्टेटस उतना बेटर ना हो, ठीक है ना, तो वहाँ पर ये एज जो है वो बढ़ती हुई देखने को मिली। कहीं पे 12.5, कहीं कहीं पे तो 13 के आसपास भी एज देखने को मिली। तो आप कहोगे फर्टिलिटी से सर अचानक से हम मेनार्क मेनोपॉज पे क्यों नहीं? देखिए, जो मेनार्क और मेनोपॉज का फर्टिलिटी पॉपुलेशन के अंदर में कैसे कंट्रीब्यूट करेगी? थ्रू ऑफस्प्रिंग, थ्रू चिल्ड्रन। और ऑफस्प्रिंग कहाँ से आएगी? मैन के पास गैमीट्स है, वो भी मेल गैमीट्स भी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन कंसीव तो फीमेल करेगी, चाइल्ड बर्थ जो है वो वहाँ पर फीमेल के थ्रू होगा, ऑलराइट। तो फीमेल का जो पूरा रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी आप देखोगे, ये मेनार्क से लेकर के जो मेनोपॉज का ये जो पूरा समय है, ठीक है ना, जिसको जनरली माना जाता है, एक लेमन सेंस में हम कह देते हैं कि 13 से लेकर के अराउंड 48 के आसपास का जो समय, ये विंडो जितना बड़ा होगा, ये जितना बड़ा आपको देखने को मिलेगा, उतनी ज़्यादा फर्टिलिटी होगी। थ्योरेटिकली, नॉट ऑलवेज प्रैक्टिकली, बट थ्योरेटिकली उतना ज़्यादा पॉपुलेशन के अंदर में कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है, फर्टिलिटी विंडो बढ़ा रहेगा। अब अगर ये अर्बनाइजेशन क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है एवरेज एज ऑफ मेनार्क को, जो कि यहाँ पर मान लीजिए अगर 11 साल के आसपास हो गई और ये 48 के आसपास ही है, तो 2 साल फर्टिलिटी की जो विंडो है वो बढ़ गई, 2 साल वो जो फर्टिलिटी की विंडो है वो बढ़ गई। तो थ्योरेटिकली अगर हम देखें ऑन पेपर, एक तरीके से फीमेल कैन कंट्रीब्यूट ऑफस्प्रिंग टू दी पॉपुलेशन, इसके पहले वाली कंडीशन के तुलना में। तो एक तो रीज़न ये है, ये एक हमें बायोलॉजिकल एस्पेक्ट समझ में आता है। इसको छोड़ करके कई सारे सोशियो कल्चरल फैक्टर्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, ऐसा पाया गया है कि जो जॉइंट फैमिलीज होती हैं, फैमिली का असर है, जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली के अंदर में अंतर, ठीक है। जॉइंट फैमिली को अक्सर देखा गया है कि वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करती है फॉर द फर्टिलिटी। न्यूक्लियर फैमिली ऑन द अदर हैंड नॉन कंड्यूसिव एनवायरनमेंट को देती है, जिस वजह से जॉइंट फैमिली में फर्टिलिटी या फिर जो बच्चों की संख्या है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी, न्यूक्लियर में कम मिलती है, ठीक है ना। अब जॉइंट फैमिली, कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एज अ फिनोमेना जैसे जैसे बढ़ा है, जॉइंट फैमिलीज का डिसइंटीग्रेशन हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है इनटू न्यूक्लियर फैमिली। नाउ ऑल द सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड अदर सोशल साइंटिस्ट डू नॉट एग्री विद दिस थीम। डिस्प्यूट है, डिबेट है। हमने मेन चैनल के ऊपर एक वीडियो भी बनाया है, वहाँ पर आप इस डिस्प्यूट को, डिबेट्स को और अलग अलग ओपिनियंस को आप देख सकते हो। यहाँ पर हम उसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। तो ये जो ओपिनियन है कि जॉइंट फैमिली के अंदर में जब मेंबर्स को लालच आती है कि कुछ अर्बन सेंटर्स में, अर्बन जगहों पर, शहरों में ज़्यादा बढ़िया इनकम है, लाइफस्टाइल बढ़िया होगी, बेटर फ्यूचर मिलेगा बच्चों को, शिक्षा ज़्यादा मिलेगी, कॉलेज है, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, एवरीथिंग, ओवरऑल अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको मिल रही है, तो लोग काम की तलाश में बाहर जाते हैं। और इससे क्या होता है? जॉइंट फैमिली टूटती है, ठीक है ना। जॉइंट फैमिली का डिसइंटीग्रेशन होता है, और जॉइंट फैमिली जब टूटेगी तो उससे क्या बनेगी? न्यूक्लियर फैमिली बनेगी। वो इंसान मेजरली अपने गया, थोड़े से बाद वहाँ सेटल हो गया, या फिर उसकी मैरिज हो गई, तो अपनी खुद की जो न्यूक्लियर फैमिली वहाँ पर बना रहा होता है, उसकी वाइफ जो है, उसके जो बच्चे हैं वो वहाँ पर शहरों में रहेंगे। ट्रेडिशनल फैमिली अभी भी है, बाद में हो सकता है उसका कोई दूसरा भाई भी बड़ा हुआ, उसने भी काम के तलाश में, पढ़ाई की तलाश में दूसरी जगहों पर गया, तो इस तरीके से डिसइंटीग्रेशन होता रहेगा। अब जॉइंट फैमिली में सिंस दे आर मैनी मेंबर्स एंड अ लॉट ऑफ मेंबर्स आर एल्डरली मेंबर्स, जो कि पोस्ट रिटायरमेंट एज के होते हैं, ऑलराइट। तो जो कपल्स हैं उनके बीच में एक जनरल सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है कि इवन इफ दे आर वर्किंग, इफ दे आर सो मच एंगेज्ड, चाहे वो घर का काम हो चाहे बाहर का काम हो, तो भी देयर इज ऑलवेज समबडी टू लुक आफ्टर द चाइल्ड।
जो बच्चे हैं वो पल जाएंगे, है ना। न्यूक्लियर फैमिली में सिक्योरिटी नहीं होती है, खासकर अगर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है। ऑलराइट, बिकॉज इंडिया में अगर आप देखोगे ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो बेबी सिटर और नैनीज का कंसेप्ट है इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। कुछ एलीट सोसाइटीज़ जो है जो बड़े शहर है, मेट्रोपॉलिटन एरियाज है, वहाँ तो फिर भी ये पनपना शुरू हो चुका है, बट इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द इंडिया। जैसे लिव इन रिलेशनशिप को भी आप देखोगे, ठीक है ना, या सेम सेक्स मैरिजेस को देखोगे आप, ये टेंडेंसी जो है, नंबर जो है वो वहाँ पर बढ़ रहे हैं, बट इट इज़ नॉट येट जनरलाइज्ड, ठीक है। और उसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं कि जनरलाइज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो एक अलग डिबेट है, अलग विषय है। हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कंडीशन अभी नॉर्मल नहीं हुई है बेबी सिटर्स और नैनीज की। तो लोगों के दिमाग में एक जनरल सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है कि बच्चों को क्या होगा। एक बच्चा तो किसी तरह हमने लीव लेके हम मैनेज कर लिया, किसी ने, दोनों ने, थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन अगर एक से ज़्यादा बच्चे करेंगे तो वहाँ पर बाद में बहुत ज़्यादा टसल आएगी। कैरियर जो है आपका, वो वहाँ पर करियर भी आपका वहाँ पर हैम्पर होगा, ठीक है ना। तो ड्यू टू दैट लैक ऑफ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, बच्चों का नंबर कम रहता है। या फिर लेट एज में मैरिजेस होती हैं, पढ़ाई कर रहे हो आप और उसके बाद में शादी की, उसके बाद थोड़े समय आपने सोशल सिक्योरिटी को ढूंढा कि थोड़ा सेटल हो जाए, उसके बाद बच्चों में तो क्या है, फर्टिलिटी विंडो भी कम हो गया कि आपने 27-28 तक, 26 तक पढ़ाई की, या आप में से कई लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, है ना, तो आप एटलीस्ट कोशिश करते हो 28 तक तो पढ़ाई करनी ही करनी है। ऑलराइट, कुछ लोग तो 30-32 तक लगे रहते हैं, तो 28 तक पढ़ाई करनी ही करनी है। और उसके बाद फिर हम देखेंगे, हो जाता है तो अच्छी बात है, फिर आप 1-2 साल तो भी लगेंगे, आप तुरंत मैरिज नहीं कर लोगे, और नहीं तो फिर आप बैकअप ढूंढते हो, तो थोड़ा समय और लग सकता है कि 2 साल आपने बैकअप ढूंढे, फिर 2 साल वहाँ काम किया, फिर 2 साल आपने सिक्योरिटी ढूंढी, फिर आपने मैरिज की 32 से 34 के आसपास। अब वहाँ पर आपने मैरिज की, मान लीजिए 1-2 साल बाद बच्चे हो 35-36 के अंदर में, तो जो मेनोपॉज का पीरियड वो काफ़ी नज़दीक आ गया, 48 के आसपास है, 36 से 12 साल रह गए। इस केस में जो 20-25 के ऊपर था वो अब कितना आ गया, 12 साल के आसपास आ गया। तो दैट इज़ ऑल्सो हाउ द फर्टिलिटी विल ड्रॉप डाउन, ठीक है। जॉइंट फैमिली में बताया सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है। दूसरा क्या है कि कई बार फॉर एग्जांपल इंसान का जो फाइनेंशियल स्टेटस है, अज्यूम कीजिए कि जॉइंट फैमिली के अंदर में देयर आर मल्टीपल मेंबर्स, देयर आर 4 ब्रदर्स, 5 ब्रदर्स। ना उनमें से एक ब्रदर कोई बहुत अच्छा नहीं कर रहा है लाइफ में, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फाइनेंशियल कंडीशन उतनी बेहतर नहीं है। जॉइंट फैमिली के अंदर में कर्ता का कंसेप्ट होता है, और जो प्रॉपर्टी होती है वो जॉइंटली हेल्ड की जाती है, ठीक है ना। इंडिविजुअलिटी उतनी वहाँ पर नहीं होती है, वी फीलिंग सॉलिडारिटी होती है, एक दूसरे को मेंबर सपोर्ट करते हैं बुरे टाइम में। थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली तो आजकल भी जहाँ जॉइंट फैमिली है वहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट डेवलप कर रहा है, बिकॉज वी आर मोर ऑफ अ मेटेरियलिस्टिक सोसाइटी टुडे एज कंपेयर टू दी ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ इन इंडिया, ठीक है। तो ये जब एक वी फीलिंग थी, कर्ता का कंसेप्ट डोमिनेंट आपको देखने को मिलता था, तो क्या हो रहा है कि लोगों ने, अगर वहाँ पर आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है, 4 भाइयों के जो बच्चे हैं वो बड़े स्कूल में जा रहे हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जो हाउस का जॉइंट फंड है उसको स्पॉन्सर करेगा एक तरीके से, ताकि दूसरा बच्चा जो है वो भी लेफ्ट आउट ना फील करे, वो भी सेम स्कूल में जाए, भले उसके जो पेरेंट है वो उसको अफोर्ड कर पा रहे हो ना कर पा रहे हो। ऑलराइट, तो इस तरीके से मल्टीपल सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है। नाउ कई सारे सोशियो कल्चरल डॉगमाज और बिलीफ जो हैं वो भी फर्टिलिटी को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पॉजिटिवली की बात करो तो कई सारे कल्चर्स में जहाँ पर थोड़ी सी अवेयरनेस कम है, एजुकेशन का लेवल कम है, वहाँ पर चिल्ड्रन को, बच्चों को गिफ्ट ऑफ गॉड मानाता है, भगवान की देन है बच्चे, ठीक है। कई सारी सोसाइटी में जो इंक्रीज फर्टिलिटी होती है, नंबर ऑफ चाइल्ड एंड नंबर ऑफ फीमेल जो है उसको स्टेटस के साथ भी एसोसिएट किया जाता है कि आपकी स्टेटस हाई है अगर आपके पास नंबर ऑफ वाइफ ज़्यादा है, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ बच्चे ज़्यादा होंगे अल्टीमेटली। तो ये एक है जो फर्टिलिटी को पॉजिटिव, ऐसे जो बिलीफ है, जो डॉगमाज है, जो सोच है कई लोग की, ये फर्टिलिटी को पॉजिटिवली कर सकती है। दूसरा नेगेटिव, कई सोसाइटीज़ में है कि अगर कोई विडो है, ऑलराइट, तो विडो को बहुत कुछ सोसाइटीज़ इनऑस्पिशियस, अनऑस्पिशियस वे में देखती है कि डेफिनेटली शी वॉज नॉट वेरी लकी, दैट इज़ वाई हर हस्बैंड इज़ नॉट देयर, ऑलराइट। तो वहाँ पर उसकी जो मैरिज होती है उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है विडो के। अब ये सोच रहेगी, अगर ये दृष्टिकोण रहता है और मैरिज नहीं हो रही है एक विडो की, और शी वॉज नॉट हैविंग अ बेबी, जब उसका हस्बैंड था तो उनका कोई बच्चा नहीं था, एंड नाउ हस्बैंड इज़ नॉट देयर, और लोग उससे शादी नहीं कर रहे हैं वहाँ पर किसी भी वजह से, ठीक है। शोले का आप मूवी को थोड़ा सा अपने दिमाग में लोगे तो थोड़ी पिक्चर आप समझ में आएगी, एग्जाम्पल थोड़ा सा रिलेटेबल लगेगा कि वहाँ पर जो भी था, ठाकुर का जो बेटा रहा होगा वो वहाँ पर नहीं था, उसकी डेथ हो गई, ऑलराइट। अब जो ठाकुर की जो डॉटर इन लॉ है वो उनके साथ में है जया बच्चन जी, ऑलराइट, बट शी इज़ नॉट मैरिंग अंटिल जितना फिल्म में दिखाया उसके हिसाब से, है ना। अमिताभ जी के साथ में उनका रहा होगा जो भी इंटरेस्ट उसमें मूवी में, बट अमिताभ ऑल्सो एज फार एज आई कैन रिकॉल उनकी भी डेथ हो चुकी थी लास्ट में मूवी के एंड में। तो वहाँ पर क्या है, शी इज़ मैरिड बट शी इज़ नॉट हैविंग अ चाइल्ड। तो कई सोसाइटी में जो बिलीफ होता है, एक तो है कि आप खुद से नहीं कर रहे हो, और दूसरा में कि कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि माना जा रहा है कि यू आर नॉट दैट लकी, ऑलराइट। सो दैट विल ऑल्सो रिजल्ट इन टू द डिक्रीज फर्टिलिटी,
डिक्रीज फर्टिलिटी। सीधी सोसाइटी में अगर विडोज़ की टेंडेंसी ज़्यादा है, नंबर ज़्यादा है, और ऐसी भावना है, ऐसा बिलीफ है कि वो लकी नहीं, ऑस्पिशियस नहीं है, तो क्या होगा, फर्टिलिटी को नेगेटिवली करेगा। ऐसे कई और डायमेंशंस और चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं। खासकर अगर मल्टीपल मैरिज कहीं पे प्रमोट की जा रही किसी सोसाइटी में कि नंबर ऑफ वुमेन ज़्यादा रहेगा तो अच्छा रहेगा, ऐसी सोसाइटीज़ के अंदर में कई सारी सोसाइटीज़ यहाँ पर पॉलीगाइनी है, यानी कि एक आदमी की एक से ज़्यादा वाइफ जो होती है उसको पॉलीगाइनी कहते हैं। तो वाइफ ज़्यादा होंगी तो जाहिर सी बात है अल्टीमेटली बच्चे ज़्यादा होंगे, यानी फर्टिलिटी ज़्यादा होगी। तो देर इज़ नॉट ओनली अ सिंगल फैक्टर, सिर्फ बायोलॉजिकल रीजंस नहीं होते हैं, बायोलॉजिकल के साथ साथ सोशियो कल्चरल रीजन भी होते हैं। जब हम डेमोग्राफिक एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, तो इन सारे टॉपिक्स को, इन सारे कंसेप्ट को हम डिटेल में की वर्क जो होते हैं, रिसर्चेस जो होती हैं, उनके साथ में डिस्कस करते हैं। और बड़ा ही थॉट प्रोवोकिंग ये चीज़ें होती हैं जिससे हम सोसाइटी को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ना सिर्फ ट्राइबल और प्रिमिटिव सोसाइटीज़, अर्बन, मॉडर्न, और साथ साथ जो आउटसाइड द टेरिटरी, आउटसाइड द कंट्री जो सोसाइटीज़ हैं, उनको भी आप अच्छे से समझ सकते हो। तो अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है और अगर आप प्लान कर रहे हो एंथ्रोपोलॉजी को एज एन ऑप्शन लेकर के यूपीएससी में चलने का, सो लेट मी रिमाइंड यू कि हमारे जो अपकमिंग बैचेस हैं, जो लाइव क्लासेस होती हैं, जहाँ पर हम सिलेबस को पढ़ते हैं, रैंडम टॉपिक्स का डिस्कशन नहीं रहता है, एक सीक्वेंस के अंदर में, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ में, नोट्स के साथ में, आंसर राइटिंग के साथ में, बहुत सारे फीचर्स होते हैं, उसके साथ हम प्रॉपर जहाँ पर पूरी चीज़ को पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक तो होता है पढ़ना, लेकिन पढ़ लिए, हमें ये नहीं पता कि क्वेश्चन की डिमांड को कैसे समझना है, क्वेश्चन पूछेगा कैसा, ट्रेंड क्या रहेगा, क्या एक्सपेक्ट करें, क्या ना करें, अच्छा लिखे कैसे, इंट्रो कैसे बनाए, बॉडी कैसे बनाए, कंक्लूजन कैसे बनाए, रिवाइज कैसे करें, ये सब नहीं पता है तो इन्फॉर्मेशन पूरी हमने पढ़ी है बट उसका यूटिलाइजेशन या एप्लीकेशन नहीं हो पा रहा है। तो बैचेस में यही चीज़ पॉसिबल होती है। ठीक है, और ये अपना प्राइम का जो टाइम पीरियड है आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए ट्रायल एंड एरर मेथड पे। कई बार बच्चों के नहीं, एक बार करके देखते हैं, 2 बार, अगर हुआ नहीं फिर उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे, कहीं पे पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो पहले के समय में ये ठीक था बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ कम थी, तो बच्चे के दिमाग में था ये नहीं तो फिर हम फार्मिंग वार्मिंग करने लगेंगे, या फिर हम स्कूल में कहीं टीचर उचर लग जाएंगे, कुछ इस तरह के काम कर लेंगे, कुछ दुकान खोल लेंगे। बट आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं हर फील्ड में, अलग अलग फील्ड जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। ठीक है ना, तो अपने पीक टाइम को यूथ के अंदर में इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो भी पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, 2-3 साल करके पढ़ लीजिए, फिर काम के साथ में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो काम कोई आप लेके अपने बैकअप के ऊपर वर्क करके साथ साथ दोनों को समय देना है। 2-3 साल में जितनी पढ़ाई होनी है हो जाती है, नोट्स तैयार हैं, आंसर राइटिंग समझ में आ गया, सब कुछ मौकों को आपने दे लिया, पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने, सब कुछ तैयार हो चुका है। अब आपको कुछ अलग से नहीं करना है अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिस, रिविजन, आंसर राइटिंग, ये सिर्फ 3 चीज़ें करनी है। और उसके लिए उतना समय नहीं लगता है जितना शुरुआती 1-2 साल में लगता है ना, जहाँ पर आप 8-8, 10-10, 12-12 घंटे लोग समय लगाते हैं दिन में, तो उतना नहीं लगेगा। फिर आपको 3-4 घंटे की ज़रूरत होगी, जो कि आप निकाल सकते हो अपने किसी और बैकअप ऑप्शन के साथ। सो दैट इज, ये तभी हो सकता है जब हम अपने एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के अंदर में पहले ही कुछ सालों में प्रिपरेशन को ख़त्म करें, उसके साथ हो जाए। पंचवर्षीय योजना जैसे ज़माने से, हमारे समय से कहा जाता है, और हमारे भी जो शिक्षक रहे होंगे उनके भी शिक्षकों ने कहा होगा कि यूपीएससी को पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान मत बनाओ। वो अभी भी है, कल भी रेलिवेंट रहेगा। ऑलराइट, और डे बाय डे और भी रेलिवेंट होता जा रहा है। तो बहरहाल आपको अगर ज्वाइन करना हो, स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना हो हमारे बैचेस के अंदर में, 18 फरवरी से हमारे लाइव क्लास के बैचेस यहाँ पर अगले स्टार्ट हो रहे हैं। न्यू जो बैच है वो 18 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, पहला ओरिएंटेशन 18 को है, और प्राइस स्टार्टिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 14,999 में। लेकिन ये तब मिलता है जब आप यूएस लाइव कोड लगाते हो। अच्छा, स्टार्टिंग 14,999 क्यों? बिकॉज अब यहाँ पर 2 डिफरेंट प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलते हैं। एक तरफ आपका गोल्ड प्रोग्राम है और दूसरी तरफ आपका प्लैटिनम है। यहाँ पर लगभग 4-5 डिफरेंस है। गोल्ड के अंदर में आपका रेगुलर आंसर राइटिंग नहीं है, यहाँ पर आपका रेगुलर या तो वीकली आपको एक साथ 4-5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, या तो डेली एक क्वेश्चन दिया जाएगा, आप उसको लिखोगे, आपको बताया जाएगा कैसे करना था, उसका आपको एक आइडिया मिलता है, प्लस उसका इवैल्यूएशन होता है। कई बार बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है कि हम जो लिख रहे हैं हमें पता चले कि हम ऐसे आंसर लिख के कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो आपका डेली आंसर राइटिंग एंड इवैल्यूएशन चलता रहता है। या तो हम एक साथ 5 क्वेश्चन दे देंगे और उसको एक साथ आप इवैल्यूएट किया जाएगा हफ्ते के अंत में, या तो हम डेली एक एक करके देंगे, वो है अप्रोच के बेस पे। अगला आपका यहाँ पर है 1-to-1 मेंटोरशिप। जीएस में तो मिल जाती है पर ऑप्शनल की कई बार नहीं मिलती है, बिकॉज इतने ऑप्शनल के लिए आपको स्पेशलिटी चाहिए। तो एक टीचर ही, अच्छा टीचर ऑप्शनल का मुश्किल से मिलता है, ढूंढने से मिलता है, और मेंटोर्स अलग अलग बच्चों के लिए हो, वो बड़ी दिक्कत वाली बात होती है, खासकर ऑप्शनल में। जीएस में तो पॉसिबल है, जनरल है सब कुछ। तो यहाँ पर हमने बड़ी मेहनत से एक टीम को खड़ा किया है। अभी टीम छोटी है, धीमे धीमे और बड़ी होगी, और ये हमने अभी स्टार्ट भी किया है, तो अभी उतनी ज़रूरत नहीं, धीरे धीरे मेंटोर्स और बढ़ेंगे। तो आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन होगा, जिसका नंबर आपके पास होगा, जिससे आप, अब यूपीएससी में कई दिक्कतें आती हैं, पढ़ाई के लेवल पे तो है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट साइकोलॉजिकल भी कई चीज़ें होती हैं। फोमो आता है, डर लगता है, घबराहट होती है, सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आपके साथ एक जो पार्टनर है ना, पार्टनर इन स्टडी, जैसे पार्टनर इन क्राइम कहते होगे आप लोग स्कूलों में,
तो ऐसी पार्टनर इन स्टडी जो है वो आपको यहाँ पर एक मिल रहा होता है मेंटोरशिप के रूप में, जो आपको पूरी तरीके से जर्नी में साथ देगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी टेस्ट सीरीज़ वो आपके गोल्ड प्लान में नहीं है। प्लैटिनम के अंदर में आपके लाइव क्लासेस प्लस जो फुल लेंथ टेस्ट है ये आपको देखने को मिलता है। 8 सेक्शनल है और 4 फुल लेंथ पेपर है। इसको आप देते हो, इनके मॉडल आंसर्स भी मिलते हैं, टाइमली इवैल्यूएशन भी होता है और एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन भी किया गया होता है रिकॉर्डेड मैनर के अंदर में। नाउ ज्ञान भंडार एक ऑनलाइन रिपोजिटरी जहाँ पर कई सारे स्ट्रेटजिक सेशंस, वीडियोस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स ये आपको मिलते हैं। कई बार जूम सेशन करते हैं यूट्यूब पे या कहीं पे कोई अपडेट दी टेलीग्राम पे, अब आपको पता नहीं, आप कुछ दिनों के लिए गायब हो गए थे, तबीयत नहीं ठीक है, कॉलेज का कोई काम आ गया, वर्किंग प्रोफेशनल तो वहाँ कुछ दिक्कतें हो गई, तो आप उसमें आपका समय चला गया, अब आपको पता नहीं, अब आपको घबराहट हो रही है यूट्यूब पे क्या था क्या नहीं, 50 वीडियो में अलग अलग सब्जेक्ट है, कहाँ से ढूंढूँ कौन सा वीडियो सर ने शूट किया है, टेलीग्राम पे कौन सा मैसेज है। तो उसकी चिंता नहीं, एक रिपोजिटरी यहाँ पर बनी होगी, एक फोल्डर में सारा कंटेंट आपको वहाँ पर मिल जाएगा। लास्टली वैलिडिटी, यहाँ पर 1.5 साल की वैलिडिटी है जो कि बड़ी वैलिडिटी अपने आप में, लेकिन प्लैटिनम के अंदर में आपको और 1 साल एक्स्ट्रा मिलता है, 30 महीने की वैलिडिटी हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आप 15,000 रुपीज़ के अंदर में आप इसको ज्वाइन कर रहे हो गोल्ड प्रोग्राम को। जब आपकी वैलिडिटी खत्म होती है, आप एक्सटेंशन के लिए आते हो, तो आप एक्सटेंशन के लिए अलग से 5-6,000 रुपीज़ वहाँ पर पे करते हो, तो आपका अल्टीमेटली 20-21 हज़ार रुपये बन जाता है। यहाँ पर ऑलरेडी वैलिडिटी को बढ़ा रखा है 1 साल, और यहाँ पर जो प्लैटिनम के जो फ़ी है आपकी वो 19,999 है, ठीक है ना। तो बात वही हो जाती है, उसके साथ साथ आपको ये 4 चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती है। तो वैल्यू फॉर मनी प्लैटिनम ज़्यादा है। कोई कन्फ्यूजन रह जाए, कोई दिक्कत हो, एनरोलमेंट में कुछ ना समझ में आ रहा हो, एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए पूछना हो, तो ये इन आईडीज़ पे आप मुझसे बात कर सकते हो। बिल्कुल आप नए हो, फ्रेश हो, तो यूएस लाइफ से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आप स्टडी आईक्यू के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हो तो आपके लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट मुझे इन दोनों आईडीज़ पे, किसी भी आईडीज़ पे इनफैक्ट आप अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर भेजिएगा, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट बनेगा आपके लिए वो वहाँ पर आपको शेयर कर दिया जाएगा। टेलीग्राम पे पूरी बुकलेट है PYQs की, सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज, पिछले 10-11 साल की, उसको डाउनलोड करके भी आप देखना शुरू कर दीजिए, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। अच्छा, एक बात और, इसके नीचे मतलब क्या, टेबल के नीचे नहीं, वीडियो को आप देख रहे हो, वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो यहाँ पर आपको स्टडी आईक्यू के एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। वहाँ पर करंट अफेयर से लेकर कई सारे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अपडेट्स आपको मिलती है, उसको ज़रूर आप डाउनलोड करके ट्यून रहिए, अपडेटेड रहिए। आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए भी रजिस्टर्ड यूज़र होना काफ़ी ज़रूरी होता है, इसलिए आप रखे रहिए उसको पहले से। और दूसरा कि जो हमारे कोर्सेज़ वगैरह है ना, इनका भी लिंक नीचे मौजूद है, जितने भी कोर्सेज हमारे हैं इन सबका लिंक भी यहाँ पर मौजूद है, तो उसको भी आप यूटिलाइज़ कीजिए। आशा करते हैं कि आपसे 18 तारीख को मिलता हूँ फरवरी में ओरिएंटेशन के अंदर में, अदरवाइज़ यूट्यूब पे तो मिलते ही हैं, अगले दिन भी मिलेंगे। सो गुड बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ वेरी नाइस डे।